नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो साक्ष्य हैं उनके बारे में एक छोटा सा आपको एक किस्सा बताता हूँ। बात 2016 की है। सीकर में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे और एक दिन क्लास में कहा बच्चों को कि जो आईआईटी यानी जेईई परीक्षा में टॉप 20 में आएगा मैं उसको इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी मेरी BMW कार गिफ्ट कर दूंगा। चाहे उस समय उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा हो, लेकिन एक बच्चा इतना मोटिवेट हुआ, तन्मय शेखावत उस बच्चे का नाम था, और उसने 11th रैंक हासिल कर ली। और उसके बाद उस कोचिंग सेंटर संचालक जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं, उन्होंने उसको अपनी BMW कार गिफ्ट कर दी। हम स्वागत करना चाहेंगे RL पूनिया जी का, जो उस समय समर्पण कोचिंग चलाते थे और आज द चैतन्य एकेडमी जो एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल ग्रुप है उसके आप राजस्थान हेड हैं। नमस्कार। बहुत स्टूडियो में नमस्कार। पहला सवाल मेरा, हम बात चैतन्य एकेडमी की बाद में करेंगे, पहले मैं ये बात करता हूँ 2016 की, जो उससे आप चर्चा में आए। क्या ऐसा हुआ था कि आपको ये ख्याल आया कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप इस तरह की बात कर दो और बच्चे भी मोटिवेट होकर नंबर ले आता है, फिर आपने उसको कार भी दी? उस समय का थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक जानना चाहते हैं। हुआ यूं था कि मैं मेरे पूरे करियर की शुरुआत मैंने सीकर से करी और सीकर में ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक में जेईई में उस समय तक कोई रैंक नहीं आया था जी। और मैं बच्चों से यूं ही बातें कर रहा था क्लास के अंदर, उनको मोटिवेट करने के लिए कि क्या सीकर में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बच्चों की परवरिश में या उनके डीएनए में इतना जोश और जुनून की कमी है कि अपन अंडर 100 रैंक लेके नहीं आ सकते। सीकर के सिस्टम को और सीकर के बच्चों के टैलेंट को लेकर के बात कर रहा था और इसी बातचीत में एक बात निकली कि मेरी क्लास के एक बच्चे ने बोला कि सर अगर हम इस क्लास से अंडर रैंक लेके आ जाते हैं तो क्या दोगे आप? मैंने बोला कि मैं तुम्हें 4 व्हीलर कार दूंगा गिफ्ट में। तो उसने बोला कि सर आप वाली कार दो तो बताओ। तो मुझे लगा कि अंडर 100 तो शायद कोई ले आए, इसलिए मैंने बात की गुत्थी को थोड़ा और उलझाते हुए बोला कि अंडर 100 में तो नहीं, लेकिन अंडर 20 में मैं मेरी BMW कार गिफ्ट में दे दूंगा। और मैं इसको फॉर्चुनेटली कहूँ या अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट उसी बैच से जिस बच्चे ने बोला उसने तो नहीं, बट उस क्लास के एक बहुत सिंसियर बच्चे ने आईआईटी में ऑल इंडिया 11th रैंक आया। ये चर्चा रिजल्ट आने से साल भर पहले की थी और जब मैं सीकर में पहली बार 100 में रैंक सीधा 11वां आया। 99 से लेकर के 12 तक कोई रैंक नहीं था और पहली बार अंडर 100 रैंक आया, अंडर 20 भी बन गया वो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई मैंने उस न्यूज़ को और उस रिजल्ट को मीडिया के सामने रखने के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो मेरे दिमाग में लगातार एक विचार चल रहा था कि क्या मुझे मेरे द्वारा क्लास में मजाक में कहे हुए कथन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखना चाहिए। बड़ा मुश्किल सवाल था क्योंकि मैंने बैंक से लोन पर एक कार ली थी। मैं आर्थिक रूप से इतना भी मजबूत नहीं था कि BMW जैसी कार गिफ्ट कर पाऊं, बट एक वचन लगातार दिल में और दिमाग में चल रहा था। मेरा मानना है कि शिक्षक क्लास में बहुत ईमानदार होता है और वो ईमानदारी से कहा हुआ कथन एक सेकंड के लिए मन में विचार आया कि पूरा कर देना चाहिए, जो देखी जाएगी जो होगा। मैंने बोल दिया और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मैंने स्टूडेंट को चाबी साबित करी। और एक दिन बाद में मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देश के सारे मीडिया में सारी खबर में वो मतलब स्थिति थी जिसके बारे में कोई प्लान करके नहीं करा था, बट यूं ही हुआ। और सीकर को मेरे को जो प्रसिद्धि मिली उससे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि जिस मार्केट से मैंने मेरे करियर शुरू किया उसको बहुत प्रसिद्धि उसे मिली। मीडिया में कोई सीकर लिख रहा था, कोई शिकार लिख रहा था, यूट्यूब पे जितने वीडियोस थे, मतलब देश में सीकर का नाम जो नहीं जानता था बट पूरे आपने नाम उसको एक नाम पहुंचाया। मैं मानता हूं कि वो मैं तो सिर्फ एक जरिया था, मेरे माध्यम से भगवान ने ही शायद ये करवाया होगा। अब आप वर्तमान में द चैतन्य एकेडमी के राजस्थान हेड हैं। थोड़ा सा एकेडमी के बारे में, जोधपुर में भी अभी नया सेंटर खुला है, जयपुर में आपके 4 सेंटर हैं, सीकर में हैं और भी सेंटर्स हैं। तो चैतन्य एकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस मिशन के साथ आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं? सर मैं हमेशा ही रिजल्ट और रैंक को लेकर के लवर रहा हूं। मेरा हमेशा मानना है कि इसको मैं हमेशा एक चैलेंज के तौर पर लेता रहा हूं कि जो बच्चा अपने पास आया उस एवरेज स्टूडेंट्स को कैसे हम टॉप रैंक्स में, ऑल इंडिया रैंक्स में पहुंचा सकते हैं। और इसी तलाश में जब मैं
जब भी देश भर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बात करूं तो ऐसा नहीं है, नॉर्थ में भी बहुत सारे लोगों ने ऑल इंडिया रैंक दी है, बट जब मेरे दिमाग में बात आती है कि वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मल्टीपल टाइम्स अनेकों बार ऑल इंडिया रैंक, टॉप 10 रैंक में तो रैंक देना जैसे परिपाटी है उस इंस्टीट्यूट की, इस चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और जब श्री चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर्स और डायरेक्टर्स ने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि जो चीजें हम साउथ में बच्चों के साथ रिजल्ट को लेकर कर पाए वो सेम रेप्लिका हम नॉर्थ में करना चाहते हैं, तो पता नहीं भाई साहब, बट मेरा अनायास ही दिल हुआ कि इस रैंक देने वाली फैक्ट्री के साथ मैं अपने आप को जोड़ के देखने लगा। और इसी कड़ी में श्री चैतन्य ने फर्स्ट ईयर में ही जयपुर के 4 अलग अलग कॉर्नर्स में सेंटर डेवलप करे। सीकर जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन चुका है, वहां पर श्री चैतन्य एकेडमी को बहुत बढ़िया लेवल पे लॉन्च किया है और रिसेंटली अभी जोधपुर में हमने लॉन्च किया है। मैं सभी आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप क्वालिटी और बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो चैतन्य डेफिनेटली आपकी फर्स्ट चॉइस होगी। क्योंकि मैं क्वालिटी को लेकर के हमेशा से बहुत कॉन्शियस रहा हूं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझसे भी ज्यादा क्वालिटी को लेकर कॉन्शियस है, तो ये कॉकटेल डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम नॉर्थ में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा भाई साहब कि जो मैं उम्मीद करता था उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोगों ने, पूरे राजस्थान के लोगों ने श्री चैतन्य को वेलकम किया है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम पेरेंट्स के सपनों पर खरा उतरेंगे श्री चैतन्य एकेडमी के माध्यम से। कोटा को राजस्थान में एक अलग पहचान मिली है एजुकेशन नगरी के रूप में। आप कोटा जाएं, हर खूब इंस्टीट्यूट्स हैं, देश भर के बच्चे वहाँ आते हैं। आपको क्या लगता है कि अब दूसरे शहरों में भी उस तरह की एजुकेशन मिलने लगी? मेरा यह कहना है कि सर कोटा को कोचिंग की मक्का मदीना कहते थे, बिल्कुल समय के साथ मैं तो कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण ही रहा कि वहां के इकोसिस्टम में या वहां की आबो हवा में पता नहीं क्यों ये एक नकारात्मकता फैली, बट इस एक नकारात्मक माहौल के कारण कोटा को कोटा बनाने में जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करी उस छवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और इसी वजह से सारे अभिभावक और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कोटा के लेवल से कहीं बेहतर एजुकेशन आज की तारीख में जयपुर में, सीकर तो हर व्यक्ति कहने ही लग गया है कि कोटा का विकल्प सीकर बन गया है। और वैसा मैं कहना चाहूंगा कि जोधपुर में भी सारे जो नेशनल ब्रांड्स हैं वो सब जोधपुर में आकर के वही क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और जब अपन एक ग्लोबल सोच पर रह जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी कोचिंग इंडस्ट्री कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि श्री चैतन्य जयपुर में बहुत बढ़िया करे और जोधपुर में दोयम दर्जे का काम करे। सारे लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इतने जुड़े हुए ना कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा और प्रोग्रेसिव करना है तो ये कंफर्म है कि आपको सेम लेवल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा। कोविड के बाद खासकर ना पेरेंट्स और अभिभावकों में ये लगा कि क्वालिटी वही होनी चाहिए, मेरे घर के पास होनी चाहिए, ये लोगों का एक कंसर्न हो गया है। आज हर कोई अपने घर के नजदीक बेहतर से बेहतर एजुकेशन चाहता है और इसी दिशा में हम जयपुर और सीकर के बाद जोधपुर भी श्री चैतन्य एकेडमी को लेकर के आए। एक और सवाल, आपने जैसा स्टार्ट में हम बात कर रहे थे, आपने कहा मैं मार्क्स और रैंक इस पे फोकस करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे स्टूडेंट थोड़ा टेंशन में नहीं आ जाता। जो कोटा में हम सुसाइड केसेस देख रहे हैं, कहीं उसका एक कारण ये तो नहीं है? मैं भाई साहब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताना चाहूंगा इस बात पर। मैं इसको मतलब सौभाग्यशाली कहूं या मेरी किस्मत कहूं, मैं 20 साल से इस फील्ड के अंदर हूं और मैंने शायद 2-3 लाख बच्चों को पढ़ा दिया होगा। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी शहर के अंदर मैं रहा, आज तक मेरा स्कोर 0 है। आज तक मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आने दी। मेरा मानना है कि पढ़ाई तो आज से पहले बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, अब आसान हुई है। पेपर का लेवल भी आसान हुआ है, पेपर को अटेम्प्ट देने के भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बढ़े हैं। पढ़ाई करना कभी भी तनाव का विषय नहीं होता और मैंने आज तक मेरे किसी विद्यार्थी को तनाव में या डिप्रेशन में नहीं देखा। मेरा यह मानना है कि इसमें एक शब्द जुड़ जाता है जब तनाव शुरू होता है, उसको बोलते हैं पेरेंटल केयर और इंस्टीट्यूट की तरफ से केयर की। हमें ये जांचने की जरूरत है, जब क्लास में एक टीचर जाता है और वो अगर डायग्नोस करने की कोशिश करता है तो क्लास में जो एक बच्चा जो शायद डिप्रेशन की तरफ जा रहा हो, वो डायग्नोस अगर टीचर कर लेता है, उसको 2 मिनट साइड में बुला करके बात कर लेता है, तो कभी भी वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। और पढ़ाई करने से ना कभी टेंशन नहीं होती। आप याद कीजिए अपने उस बचपन के दौर को
जिस दिन भी हम 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करते थे, उस समय उसके बाद कंपटीशन नहीं था ना, नहीं, बट उस जब बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करके उठता है ना, तो उसके मन में एक बहुत पढ़ाई हमेशा एक पॉजिटिविटी लाती है कि अरे मैंने 2 घंटे इतनी अच्छी मेहनत करी, हमेशा फील गुड लाती है। और कंपटीशन से मैं एक चीज मानता हूं कि इसमें सबसे पहले ना इंस्टीट्यूट का और टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बारे में और रैंक के बारे में बात करते हैं तो ये गलत है। बच्चे को उसके रिजल्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे की 5000 रैंक आने में वो कैपेबल है जी, और उसको आपने 5000 रैंक दिला दी, अब 5000 रैंक से उसको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके टैलेंट को आपने ऑप्टिमाइज कर दिया। और पहले दिन ही बच्चों को हमें ये मोटिवेट करना चाहिए। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमें हर क्रिकेट का बल्ला पकड़ने वाले बंदे को सचिन तेंदुलकर उसके अंदर छवि नहीं देखनी चाहिए। हमें यह देखनी चाहिए कि उसमें कितना क्रिकेट है जिसको हम बाहर लेकर के आ सकते हैं। तो जैसे ही कोई स्टूडेंट किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मैं हमेशा एक स्टेटमेंट बच्चों को बोलता हूं कि बेटा तू पैदा हुआ था तब भी धरती गोल थी, तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा इस यूनिवर्स में, तब भी धरती गोल रहेगी। हमें हमारे प्रयासों को ऑप्टिमाइज करना चाहिए और हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए और उसके बाद में जो रिजल्ट आता है उसे स्वीकार करना चाहिए। देखो ये सदियों से रूल रहा है, मतलब अलग अलग धर्मों के युगों के दौरान एक ही बात कही, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। इसी में पूरा छार छिपा हुआ है कि हमें हमारा जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप काम के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट ऑप्टिमाइज आएगा। आप काम के बारे में नहीं सोचेंगे, केवल रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तो न काम होगा न रिजल्ट आएगा। तो मतलब मेरा ये मानना है कि इसमें केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इकोसिस्टम और ऑरा सिस्टम में डेवलप करते हो ना, उसी के हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन करता है। अगर आप पॉजिटिव बात करते हैं सिस्टम में तो पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, और अगर आप सिस्टम में न्यूट्रल हैं तो पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और सिस्टम में अगर नकारात्मकता आ गई और उस नकारात्मकता को आप दूर नहीं करते तो नकारात्मकता कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस है भाई साहब, बहुत जल्दी वातावरण दूषित हो जाता है। इसमें माहौल इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है। अब 20 साल से कोचिंग सेंटर में हैं, कोचिंग के क्षेत्र में हैं। कोचिंग सेंटर्स में जो हम अभी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में क्लास में एक कंपटीशन रहता है, मतलब एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव लगता है। कोचिंग में एक है कि आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है और आपको नंबर लाने। हम प्रैक्टिकल एजुकेशन पे क्यों नहीं जोड़ देते हैं? मेरा ये मानना है कि सर इसको ना एक्चुअली कई सालों से मैंने देखा है कि कोचिंग को लोग एक स्पून फीडिंग के तौर पर टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, मीडिया के व्यक्ति हैं और आप शायद अपने मन का सवाल नहीं है, जनता के बीच में उठने वाली बात को आप मेरे तक लेकर आ रहे हैं। बट मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इसको आप प्रैक्टिकल से अलग कैसे मान रहे हैं। जैसे मैं समझाता हूं कि एक यूनिवर्सिटी में जैसे कि कोई एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका एक डायग्राम बनाते हैं, उसके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी वर्किंग और बनावट समझाते हैं। ये सब हम भी करते हैं। हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि देखिए आपने एक गन बनाई, उस गन के अंदर आपने उसका पेरीमीटर डायामीटर बनाया। अब उसके अंदर आप उस गन के अंदर जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन डाल दी कि आप किस स्पीड से गोली चलाओगे तो उसका भेदने की क्षमता क्या होगी। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उस इंस्ट्रूमेंट पर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं और डेप्थ में जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यह व्यवहारिक नॉलेज को और इन डेप्थ करना है। सर जेईई एडवांस और नीट की जो परीक्षा है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसमें केवल 11वीं और 12वीं की किताब के बाहर का कुछ नहीं आता है। मैं एक कोचिंग का व्यक्ति होने के नाते कहना चाहूंगा कि कोचिंग ना कब डेवलप हुई, जब बड़े अदब और दिल के साथ, और इस बात को कहना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ, कि हमारे यहाँ जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है ना उसको अगर इतना सुदृढ़ कर देना तो कोचिंग की बच्चे को आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल, जब तो कोचिंग आप लोगों के कोचिंग तक पहुंचा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा पढ़ाई नहीं होती, बट मैं कहूंगा कि अगर स्कूल्स में हम इतना बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप कर दें तो कोचिंग शब्द ही नहीं होता है। और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है श्री चैतन्य, वो स्कूल्स पर ही बेस्ड है। हम 1000 से ज्यादा स्कूल चलाते हैं और साउथ में हमारा कोचिंग अलग से नहीं होता, हमारा स्कूल ही हमारे बच्चे का कोचिंग होता है। और एक दिन पहले ही रिजल्ट आया और हमारे जेईई मेन सेशन 2 में एक बालक के 300 में से 300 नंबर आए और वो हमारे स्कूल के विद्यार्थी है। तो हमें हमारे नॉर्थ के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और इतना स्ट्रांग करना है कि कोचिंग खुद ही स्कूल में समा जाएगी। स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज सागर है सर। नदियों की जरूरत और नालों की जरूरत तब पड़ती है जब सागर ना
अपनी मतलब जिसको कहे ना उफान के अंदर जिंदगी को नहीं ला पा रहा, तो हम छोटे छोटे प्रयास साइड में कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर सागर अपने मूल रूप में आ जाए तो हम जैसी नदी नाले तो अपने आप ही सागर में समा जाएंगे। मैं तो कहूंगा कि हमें बड़ी खुशी होगी कि जब मैं कहूं कि मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था और एक बच्चे ने 12वीं के साथ ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दे दी। तो कोचिंग और स्कूल से सरकार का कैटेगरी करने का डिफरेंस है, दोनों में सेम एजुकेशन होता है, सेम सिलेबस है। 11वीं 12वीं की किताब ही हम इन डेप्थ में पढ़ाते हैं। मैं मानता हूं कि स्कूल में डेप्थ बढ़ा देना चाहिए, कोचिंग ही स्कूल बन जाएगी, स्कूल ही कोचिंग बन जाएगी, कुछ भी फर्क नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आपने भी समझा होगा, चूंकि एजुकेशन से जुड़े हैं 2020 की, क्या लगता है आपको जो सरकार की पॉलिसीज हैं एजुकेशन को लेके, उससे आप सेटिस्फाई हैं? उसमें और भी चाहते हैं कुछ चेंजेस? किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए? सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें पॉजिटिव तो यह है कि देश के किसी भी कोने में पढ़ा हुआ स्टूडेंट अगर अपने आप को ग्लोबलाइज करता है, यूएसए जाना है उसको, कनाडा जाना है या दुनिया के किसी और कोने में जाना है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको ज्यादा ऑप्शंस देती है, ज्यादा वर्सेटाइल होने के बारे में उसको मतलब विकल्प प्रोवाइड करती है। बट मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई भी पॉलिसी तब बेहतर हो सकती है जब उसके एग्जीक्यूशन के बारे में प्रॉपर प्लानिंग की गई हो। मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसको अडॉप्ट करने के लिए जो पैटर्न हमारे देश में फॉलो करने, उनमें बहुत बड़ा गैप है। सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले उसका एग्जीक्यूशन प्लान करना चाहिए। पॉलिसी नई वाली बढ़िया है या पुराने वाली बढ़िया है, मैं उस बात की डेप्थ में ज्यादा जाने के बजाय मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारी पुरानी पॉलिसी को हमने 100% एग्जीक्यूट किया? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आप भी भाई साहब मीडिया से जुड़े हुए, आप जानते हैं कि जो व्यवहारिक नीतियां शिक्षा को लेकर के नहीं, हमारे संविधान में किसी भी अंग को लेकर के जो भी व्यवहारिक नीतियां, चाहे वो न्याय क्षेत्र से हो, चाहे वो मीडिया जगत से हो, चाहे वो शिक्षा जगत से हो, जो नीतियां बनी है उन नीतियों का अंगीकरण अगर 100% कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि एक नई पॉलिसी बनाने की जरूरत है। उस पॉलिसी के अंदर जो करेक्शंस हैं या जब हम पॉलिसी को फॉलो करते हैं उसमें जो कमियां दिखती है उसको दूर करने से ही समाधान हो सकता है। मेरा मानना है कि उसको फॉलो करने के लिए सटीक प्लान हमारे देश के मॉडल के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अंत में मेरा एक सवाल है, जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है, और आजकल टेंशन में बहुत रहते हैं, ये निश्चित है, पेरेंट्स कहते हैं को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स का आपसी जो उसके साथ ही कोई आगे बढ़ गया तो उसको लेकर टेंशन रहती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन मेरे इस इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बारे में बहुत ही पेरेंट्स से बात करता हूं, बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बड़े चुपके से आते हैं कि सर मैं उस बच्चे का बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक जमाना होता था जब बच्चे होते थे और बच्चे बाप से डरते थे। आजकल ना बाप बच्चों से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं, बच्चे माँ बाप बन गए और माँ बाप बच्चे बन गए। मैं ऐसे सभी अभिभावकों से एक बात कहना चाहूंगा कि इसका मुख्य कारण न्यूक्लियर फैमिलीज है और दूसरा कारण आपका पढ़ा लिखा होना है। देखिए, पढ़ाई आदमी को शिक्षा में टैलेंट तो देती है, साथ साथ में कहीं ना कहीं ज्यादा नॉलेज करने से हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। बुरा मत मानना, किसी का भी बच्चा अगर 15 से 20 साल का है और एक अखबार में न्यूज की कटिंग में एक बच्चे की सुसाइड की न्यूज आ गई, वो सबसे पहले अपनी फैमिली से कनेक्ट करके देखता है कि कहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो जाए। मैं मानता हूं कि अपने द्वारा दिए गए संस्कारों में भरोसा रखिए और एक पेरेंट्स को जहां रिजिड होना चाहिए वहां पर रिजिड भी होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि मोबाइल से बच्चों को दूर करने के लिए पेरेंट्स इतना जूझ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं बच्चे को बोल दूंगा, बच्चे को बुरा तो नहीं लग जाएगा, मेरा बच्चा कुछ और तो नहीं कर लेगा। आजकल के बच्चों, पेरेंट्स के एक या दो बच्चे, उनको डर लगता है अरे मेरा एक ही बेटा कुछ और ऐसा तो नहीं कर लेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी भी 2 डॉटर है, बट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वास्तव में उनकी पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो पेरेंट्स बन के करिए। एक 17 साल के बच्चे के दिमाग को, ये जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, उनको आपको सबसे पहले फ्रेंड्स बनना पड़ेगा और उनके दोस्त बन के उनकी हर बात मत मानिए, उनकी बात को लॉजिकली गलत साबित कीजिए कि आपको ऐसा करने से गलत होगा। और जहां आपको रिजिड होना है, दृढ़ होना है, वहां आपको थोड़ा रिजिड भी होना पड़ेगा, आपके इस डर को बाहर निकालना पड़ेगा। और मैंने देखा, इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया भाई साहब, जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज के हैं उन पेरेंट्स में फियर कम है, क्योंकि पिताजी ने डांट दिया तो दादी उसको समझा देती है, दादी ने डांट दिया है, दादा ने डांट दिया तो बच्चा मम्मी के पास जाके रो लेता है। तो ये एक थोड़ा साइड इफेक्ट मैंने देखा है। बट मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को पेरेंट्स बन के रहना चाहिए और
डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको अपने संस्कारों पे भरोसा करना चाहिए। और देखिए, समाज की एक बुरी घटना से कोई समाज दूषित नहीं होता। किसी एक बच्चे ने तनाव आगे कर लिया ना, जब आप एक बच्चे के अंदर ये महसूस कराते हो ना कि उसको डांटने के बाद तुरंत पुचकारते हो, बच्चा कुछ गलत नहीं कर ले, बच्चा इसको रीड कर लेता है। आजकल के बच्चे कंप्यूटर होते हैं, बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं कि अरे मेरे पेरेंट्स तो मुझसे डर गए, और उसी डर को इनकैश कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्यार दीजिए बट कायर मत बनिए। आप बच्चों को प्यार से पेरेंटिंग कीजिए, बट आप अंदर से कमजोर मत होइए। आपका ही संतान है, आपसे अलग कभी नहीं जा सकता, बट डरिए मत और उनको उनके दोस्त बन के उनको समझाइए। और हम समझाते ना, मैं पिछले 20 साल से 15 से 20 साल के बच्चों के बीच ही रह रहा हूं, मैंने जनरेशन गैप बच्चों के देखे। नो डाउट आजकल की बच्चों की जनरेशन में परिवर्तन आया है। पहले बच्चे को कह देते थे, वही समझना होता था। आजकल के बच्चों को लॉजिक से समझाना पड़ता है कि मैं कह रहा हूं मोबाइल देखना गलत है, तो गलत क्यों है बताना पड़ेगा। वो गलत नहीं सुनेगा कि गलत क्यों है, उसको बताना पड़ेगा कि बेटा ये गलत नहीं है, अभी गलत है, क्योंकि डिटैचमेंट हो जाता है। मैं बच्चों को देता हूं कि देखो बेटा, मैं आई एम इन 40 ईयर एज, मैं भी पता नहीं रील देखते देखते कब मेरा जो ऑन स्क्रीन टाइम है 5 घंटे दिन का पहुंच जाता है। बच्चे को आप महसूस कराओ। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आपको बच्चे को मोबाइल से दूर करना है तो आपको दूसरा कुछ ऐसा गजेट प्लान करना पड़ेगा जिसके कारण बच्चा मोबाइल नहीं जाए। वो गजेट क्या हो सकता है? उसका फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। बच्चे का, अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, उसको गेम में इंटरेस्ट है, उसको गेम में लगाइए। आपने बच्चे का ध्यान किसी और चीज में लगा दिया, बच्चा तो बच्चा होता है सर, वो दूसरी डायरेक्शन में उतना प्यार करेगा जितना मोबाइल से करता है। आइडेंटिफाई द टैलेंट ऑफ योर किड और अकॉर्डिंगली उसके साथ प्लान कीजिए, बच्चे को समय दीजिए, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए और बच्चे में ये विश्वास भरिए कि वो कुछ भी आपको मन से कह पाए, और दोस्त बनकर डिस्कस कीजिए। और पेरेंटिंग प्यार से कीजिए बट कायरता से मत कीजिए, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगे। तो ये थे आर.एल. पूनिया, जो श्री चैतन्य एकेडमी के राजस्थान हेड है। और आपने सुना कि बिल्कुल तनाव की आवश्यकता नहीं है, पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, किस तरह काम करना है, किस तरह आपको आगे बढ़ना है, वो आपने बताया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।